यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई गहन चर्चा में। आज हम एक बहुत ही स्कोरिंग और सच कहूं तो बेहद महत्वपूर्ण विषय के डेटा की पूरी तरह से परतें खोलने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही दिलचस्प भी है। हाँ, आज का हमारा फोकस है भारतीय विधायी संरचना यानी इंडियन लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, और परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो इसमें गोल्ड माइन छिपी है, हम उसे बाहर लाएंगे। एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये सच में ही खजाना है। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक सख्त नियम साफ कर देना चाहती हूँ। इस पूरी बातचीत में हम अपनी तरफ से कोई भी बाहरी जानकारी या राय नहीं जोड़ेंगे और ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेंगे। सही बात है। सब कुछ बिल्कुल निष्पक्ष होगा और पूरी तरह से सिर्फ उसी डेटा पर आधारित होगा जो हमारे स्रोत में दिया गया है। तो चलिए इस डेटा की परतें खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही एक बहुत ही आकर्षक विजुअल है। भारत के नक्शे के ठीक ऊपर नए संसद भवन का एक खूबसूरत 3D मॉडल दिखाया गया है। और उस विजुअल का उद्देश्य सिर्फ सजावट नहीं है। जो टेक्स्ट वहां है वो स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन होता है। हाँ, और यहाँ संसद के 3 अंग बताए गए हैं। पहला है राष्ट्रपति, और दिलचस्प बात यह है कि ब्रैकेट में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग लिखा गया है। और यहीं पर सबसे बड़ी सीखने वाली बात है। परीक्षा की तैयारी में न सिर्फ तथ्यों को रट लेना कभी भी काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। स्रोत का जो प्रोफेशनल टीचिंग स्टाइल है उसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि तथ्यों के पीछे का क्यों समझा जाए। अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा बताया जाना अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर देता है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब संसद का जिक्र होता है तो दिमाग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की ही तस्वीर आती है। एग्जैक्टली। लेकिन ये डेटा साफ करता है कि कोई भी कानून बनाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। भले ही राष्ट्रपति किसी भी सदन में बैठते नहीं हैं, लेकिन कानून निर्माण में उनकी भूमिका अनिवार्य है, इसीलिए वो अभिन्न अंग हैं। और इसके बाद दूसरा अंग है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहा गया है, और तीसरा अंग है राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। डेटा में ये भी बताया गया है कि ये पूरी व्यवस्था ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। हाँ, वेस्टमिंस्टर मॉडल का जिक्र ये स्पष्ट करता है कि हमारी संसदीय प्रणाली का जो मूल ढांचा है वो ब्रिटेन से प्रेरित है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही सीधा तथ्य है जो कई बार पूछा जाता है। और संसद का मुख्य काम देश के लिए कानून बनाना है। ये विजुअल उस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझाता है। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए स्रोत में सदनों को उनके रंगों और संरचना के आधार पर बहुत अच्छे विजुअल से समझाया गया है। स्लाइड लाल रंग की कुर्सी और लाल कालीन दिखाया गया है, जो एक तरह की अथॉरिटी या गंभीरता को दर्शाता है ना? बिल्कुल। ये विजुअल राज्यसभा के बारे में है, जो अनुच्छेद 80 के तहत आती है। टेक्स्ट में साफ तौर पर लिखा है कि ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। लाल रंग का ये चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया लगता है। अगर हम इस स्लाइड के डेटा को देखें तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 बताई गई हैं, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। और इन 245 में से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। सही कहा। पर यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि इन निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इन्हें राज्यों के विधायक यानी एमएलए चुनते हैं। मतलब ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते? बिल्कुल नहीं। और यही अप्रत्यक्ष चुनाव इसे सही मायनों में राज्यों की परिषद बनाता है। सदस्य राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भेजे जाते हैं ताकि वे केंद्र में अपने अपने राज्यों के हितों की रक्षा कर सकें। कंसेप्ट जब ऐसे स्पष्ट हो जाता है तो रटने की जरूरत खत्म हो जाती है। हाँ, और इसके ठीक विपरीत जो अगली स्लाइड है वो लोकसभा की है। यहाँ लाल की जगह पर हरी कुर्सी और हरा कालीन दिखाया गया है, जैसे हरा रंग एक जमीनी जुड़ाव का प्रतीक हो। बिल्कुल। हरा रंग सीधे तौर पर भारत की जनता, जमीन और कृषि प्रधान देश की आवाज का प्रतीक हो सकता है। यह सदन अनुच्छेद 81 के तहत आता है और स्रोत में इसे लोकप्रिय सदन कहा गया है क्योंकि जनता इसका प्रत्यक्ष चुनाव करती है। इसमें सीटों का गणित भी काफी विस्तार से है। एंग्लो इंडियन प्रावधान हटने के बाद अधिकतम सीटें 550 हैं
और वर्तमान में 543 सीटें हैं जो सभी निर्वाचित हैं। और इस स्लाइड में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो आरक्षण के आंकड़े हैं। हाँ, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ये आंकड़े सच में परीक्षा के लिए एक खजाना है। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटों का ये आंकड़ा सीधे तौर पे कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। और क्योंकि यहाँ सदस्य सीधे जनता के वोट से चुनकर आते हैं, इसलिए नीतियों को लागू करने में इस सदन का महत्व सबसे अधिक होता है। अब अगर हम इन दोनों सदनों की शक्तियों की तुलना करें तो इस तराजू के एक पड़ले पर हरा एलएस यानी लोकसभा है और दूसरे पर लाल आरएस यानी राज्यसभा है। ये तराजू असल में दोनों सदनों की योग्यता और कार्यकाल को तौल रहा है। बिल्कुल। लोकसभा के पलड़े की तरफ लिखा है कि ये एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और वहीं दूसरी तरफ तराजू के दूसरे पलड़े पर राज्यसभा के लिए लिखा है कि ये एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और इसी 30 वर्ष की आयु सीमा के कारण इसे वरिष्ठ सदन भी कहा गया है। तराजू का ये विजुअल एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देता है। अक्सर एस्पिरेंट सोचते हैं कि अगर राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो फिर वहां के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कैसे तय होता है? हाँ, ये कंफ्यूजन तो होता है। स्रोत का डेटा इसका बहुत ही तकनीकी समाधान देता है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 यानी 13 सदस्य रिटायर होते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली साइकिल है। मतलब सदन कभी भी एक साथ खाली नहीं होता। एग्जैक्टली यही रोटेशन साइकिल सुनिश्चित करती है कि सदन हमेशा बना रहे। तराजू का ये रूपक इस शक्ति संतुलन को बेहतरीन तरीके से सामने रखता है, जहां एक तरफ ऊर्जावान युवाओं का प्रतिनिधित्व है और दूसरी तरफ अनुभव और वरिष्ठता का। अक्सर परीक्षाओं में इतने सारे अनुच्छेदों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो स्रोत में बड़े और चमकते हुए हरे नियॉन अक्षरों में एक शब्द लिखा गया है, सरला, SARALA। ये सच में एक अचूक ट्रिक के रूप में पेश की गई है। बिल्कुल। स से संसद यानी अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा यानी अनुच्छेद 80 और ल से लोकसभा यानी अनुच्छेद 81। इनके सामने क्रमशः 79, 80 और 81 लगातार लिखा गया है। पीठासीन अधिकारियों यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात की गई है, जो सदन में अनुशासन बनाए रखने का प्रतीक है। हाँ, डेटा बताता है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और ब्रैकेट में लिखा है कि वे पदेन यानी एक्स ऑफिशियो होते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का चयन सदन के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। और इसी स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी नियम समझाया गया है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, जो अक्सर एलिमिनेशन वाले सवालों में फंसाता है। वो कैसे? स्रोत के अनुसार जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर गतिरोध हो जाए तो इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अच्छा, बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक नियम है निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का। स्पीकर आमतौर पर पहले दौर में वोट नहीं डालते। इसका प्रयोग सिर्फ तब होता है जब पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं, यानी टाई हो जाएं। ये बारीक अंतर सच में विकल्पों के बीच फंसा सकता है। अब अगर हम स्लाइड 7 की तरफ बढ़ें, जो वित्तीय शक्तियों के बारे में है, एक सिल्वर रंग का भारी भरकम ब्रीफकेस, जो वित्तीय शक्तियों और खजाने को दर्शाता है। हाँ, इसमें धन विधेयक यानी मनी बिल अनुच्छेद 110 और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट अनुच्छेद 112 का जिक्र है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये हिस्सा शक्तियों के संतुलन का बहुत व्यवहारिक उदाहरण है। डेटा स्पष्ट करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ लोकसभा स्पीकर का होता है। और पैसों के मामले में लोकसभा को पूरी तरह से एकाधिकार दिया गया है ना? एग्जैक्टली। राज्यसभा की शक्तियां यहाँ बहुत ही सीमित हैं। वो धन विधेयक को ना तो खारिज कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। वो इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, जिसके बाद वो स्वतः पास माना जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तर्क ये है कि चूंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए जनता के पैसे और टैक्स पर सीधा नियंत्रण सिर्फ उसी सदन का होना चाहिए। ये तो हो गई शक्तियों की बात। अब ये मशीनरी काम कैसे करती है, इसके लिए स्लाइड 8 में ये संसद के सत्रों के समय चक्र को दिखा रहा है। समय चक्र को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें 3 सत्र बताए गए हैं। पहला है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है और डेटा के अनुसार ये सबसे लंबा सत्र है। दूसरा मानसून सत्र है, जो जुलाई से सितंबर के बीच होता है।
और तीसरा शीतकालीन सत्र है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है और ये सबसे छोटा सत्र है। इस समय चक्र के साथ ही स्रोत में दो बहुत भारी भरकम और तकनीकी शब्द भी समझाए गए हैं, सत्रावसान और स्थगन। ये शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। डेटा के अनुसार सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि स्थगन यानी अजॉर्नमेंट स्पीकर द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या हुआ? सत्रावसान का मतलब है पूरे सत्र का आधिकारिक रूप से समाप्त होना, जो राष्ट्रपति की अधिसूचना से होता है, जबकि स्थगन का मतलब है सदन की दिन भर की चल रही बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चित काल के लिए रोकना, जो वहां कुर्सी पर मौजूद पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर का काम है। समझ गई। अब इन नियमों को बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां भी हैं। स्लाइड 9 में एक लाल रंग का बड़ा सा स्टॉप साइन बना है जो रुकने या चेतावनी का प्रतीक है। ये दल बदल और अयोग्यता के नियम को दर्शा रहा है। और ये बहुत ही अहम हिस्सा है। 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इस स्टॉप साइन वाले हिस्से में जो बिंदु हाईलाइट किया गया है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसकी अयोग्यता का निर्णय चुनाव आयोग नहीं लेता। तो फिर कौन लेता है? ये फैसला सदन का अध्यक्ष या सभापति ही करता है। इसके साथ ही इस स्लाइड में दो और बेहद महत्वपूर्ण संशोधनों पर प्रकाश डाला गया है। हाँ, 61वां संशोधन जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई और 104वां संशोधन जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो सीटें आरक्षित थीं उन्हें समाप्त कर दिया गया। ये तीनों ही संशोधन 52वां, 61वां और 104वां परीक्षा के लिए बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। इनसे सीधे सवाल बनते हैं। अभी तक हमने जो भी बात की वो केंद्र के स्तर पर थी, लेकिन स्रोत की आखिरी 3 स्लाइड्स पूरी तरह से राज्य विधानमंडलों और उनके चुनाव संरचना पर केंद्रित हैं। ये वो 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधायिका है, यानी वहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। इन राज्यों के नाम बहुत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और साथ ही ये भी लिखा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन अनुच्छेद 169 के तहत होता है। यहाँ केंद्र और राज्य के ढांचे में एक खूबसूरत समानता है जिसे स्रोत समझाना चाह रहा है। वो समानता कैसी? जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनाते हैं, ठीक उसी तरह राज्य स्तर पर भी ढांचा है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके साथ विधानसभा जो कि निम्न सदन है और विधान परिषद जो कि उच्च सदन है मिलकर राज्य विधानमंडल की संरचना करते हैं। उन 6 राज्यों के नाम कंठस्थ होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर 4 राज्यों के नाम देकर पूछा जाता है कि इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। एलिमिनेशन के लिए ये डेटा बहुत काम आता है। और इसी विधान परिषद के चुनाव को समझाने के लिए अंतिम स्लाइड में एक जिसके आसपास बहुत सारा चुनावी गणित लिखा है। सच कहूं तो ये गणित काफी जटिल नजर आता है। देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। डेटा के अनुसार विधान परिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 होती है और न्यूनतम सीटें 40 होनी चाहिए। इसके बाद चुनाव का विभाजन दिया गया है। 16 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 13 सदस्यों को राज्य के विधायक चुनते हैं, अगले 13 सदस्यों को स्थानीय निकाय चुनते हैं, 1/12 सदस्यों को स्नातक चुनते हैं और बचे हुए 1/12 सदस्यों को शिक्षक चुनते हैं। ये जो अलग अलग लोगों को वोट देने का अधिकार है, ये विधान परिषद में समाज के हर बौद्धिक और प्रशासनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि एक परिपक्व चर्चा हो सके। लेकिन इसे याद कैसे रखा जाए? 16 राज्यपाल वाला और 112 स्नातक और शिक्षक वाला डेटा बहुत बार सीधा पूछा जाता है। इसे याद रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि इस पूरे विभाजन को दिमाग में एक पाई चार्ट की तरह सोच लिया जाए। इससे ये गणित बहुत आसान हो जाएगा। परीक्षा की तैयारी करने वाले सुनने वालों के लिए इस डेटा का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? अंतिम निष्कर्ष ये है कि ये पूरी जानकारी एक अचूक हथियार की तरह है। जब परीक्षा हॉल में एक भारी भरकम सवाल आता है तो ये छोटे छोटे विजुअल्स और ट्रिक्स ही काम आते हैं। जैसे सरला ट्रिक से 79, 80, 81 याद आना। हाँ, या लाल हरे रंग से सदनों का अंतर समझना, या फिर SC ST सीटों के 84 और 47 जैसे सटीक आंकड़े।
ये सीधे तौर पर मैच द फॉलोइंग और एलिमिनेशन वाले सवालों में बहुत सारा समय बचाते हैं और नंबर पक्के करते हैं। ये स्मार्ट स्टडी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा कि कैसे केंद्र के नए संसद भवन से लेकर राज्यों के विधानमंडलों तक शक्तियों और संरचनाओं का बंटवारा बहुत ही बारीकी से किया गया है। सब कुछ एक बहुत ही संतुलित मशीनरी की तरह काम करता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के सामने एक बहुत ही गहरा विरोधाभास रखना चाहती हूँ, जो इसी स्लाइड के डेटा से निकला है। अच्छा, वो क्या है? एक तरफ स्रोत का डेटा साफ कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। वहां बैठने वाले सदस्यों की न्यूनतम आयु भी 30 वर्ष है, यानी ये लोकसभा से अधिक अनुभवी और वरिष्ठ सदन है। हाँ, निरंतर चलने वाला सदन। लेकिन दूसरी तरफ जब बात धन विधेयक यानी मनी बिल जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण मामले की आती है, तो इसी वरिष्ठ और स्थायी सदन को पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया गया है। इसे सिर्फ 14 दिन की सीमित शक्ति दी गई है। ये सच में एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक बिंदु है। सोचने वाली बात है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया होगा कि एक स्थायी और वरिष्ठ सदन को पैसों के मामले में एक अस्थायी लोकसभा से इतनी कम शक्ति दी। यही तो सवाल है। एक तरफ वे राज्यसभा को राज्यों की आवाज बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ खजाने की चाबी पूरी तरह से लोकसभा को सौंप दी। और मैं चाहूंगी कि हमारी चर्चा सुनने वाले सभी विद्यार्थी इस गहरे सवाल पर खुद से विचार करें और अपने जवाब ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप इस दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो यही विश्लेषणात्मक सोच मुख्य परीक्षा यानी मेंस के उत्तर लिखने में बहुत काम आती है। बिल्कुल, खुद से सवाल करना सबसे अच्छी तैयारी है। तो आज के इस डेटा विश्लेषण में बस इतना ही। इस विधायी संरचना के डेटा को रिवाइज करते रहिए और अपनी पढ़ाई इसी विश्लेषणात्मक तरीके से जारी रखिए। अगली बार फिर से लौटेंगे एक नए विषय के डेटा की परतें खोलने के लिए। तब तक के लिए अलविदा।